एक बड़ी लकड़ी की टेबल पर कपड़े, रंग बिरंगे धागे और कैंचियां बिखरी हुई हैं। गोपाल कैंची उठाकर चमकीले लाल रेशमी कपड़ों को काटने की कोशिश करता है। वो परेशान दिखता है। तभी बिरजू बटनों का डिब्बा लेकर अंदर आता है। डिब्बा उसके हाथ से फिसल जाता है और सारे बटन गोपाल की टेबल पर बिखर जाते हैं। गोपाल गुस्से में कैंची दूर फेंक देता है। बिरजू, तुम हमेशा सब कुछ बर्बाद कर देते हो। देखो तुमने क्या किया। मैं यहाँ राजा के मंत्री के लिए नया कुर्ता सिलने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम फर्श पर बटन गिरा रहे हो। तुम्हारा ध्यान कभी काम पर नहीं रहता। तुम हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते हो गोपाल। मैंने जानबूझकर बटन नहीं गिराए। तुम कपड़े को गलत तरीके से काट रहे हो। अगर तुम मेरी बात सुनते तो हमारी दुकान का ये हाल नहीं होता। हम दोनों कभी एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाते। गोपाल और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी बिरजू कपड़े को अपनी तरफ खींचता है। गोपाल कपड़ा वापस अपनी तरफ खींचता है और इसी खींचातानी में कपड़ा बीच से फट जाता है। ये देखो, तुमने राजा के मंत्री का कीमती कपड़ा फाड़ दिया। अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे? तुम्हारी इस जिद की वजह से हमारा पूरा धंधा बंद हो जाएगा। तुम मेरे सबसे बुरे साथी हो। गोपाल, गलती तुम्हारी थी। तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो। जब तक हम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तब तक हमारी दुकान में सिर्फ नुकसान ही होगा। मुझे तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना। दोनों आपस में झगड़ते हैं और काम अधूरा छोड़कर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद बाजार पूरी तरह भरा हुआ लगता है। गोपाल और बिरजू वहां आते हैं और एक बेंच पर बैठ जाते हैं। दोनों अभी भी एक दूसरे से नाराज हैं। तभी राजा का मंत्री विक्रम वहां आता है। उन्हें देखते ही गोपाल और बिरजू दोनों खड़े हो जाते हैं। गोपाल, बिरजू, मेरा नया राजसी कुर्ता कहाँ है? कल शाम को महल में बहुत बड़ा उत्सव है। मुझे वो कुर्ता अभी चाहिए। अगर मेरा काम समय पर नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी दुकान पर ताला लगवा दूंगा। हुजूर, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काम करते समय कपड़ा बीच में से ही फट गया। हुजूर, कपड़ा मेरी वजह से नहीं फटा। गोपाल ने उसे गलत तरीके से खींचा था। विक्रम बहुत नाराज दिखता है। वो दोनों की बात बीच में ही रोक देता है। मुझे तुम्हारी बेकार की लड़ाइयों से कोई मतलब नहीं है। तुम दोनों के पास कोई तालमेल नहीं है। अगर तुम कल सुबह तक मुझे कुर्ता नहीं दोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। मैंने सुना है कि पहाड़ियों के पार जुड़वापुर नाम का एक जादुई गांव है। वहां के लोग बिना लड़े अद्भुत काम करते हैं। उनसे जाकर कुछ सीखो। ये कहकर विक्रम गुस्से में मुड़ता है और वहां से चला जाता है। गोपाल और बिरजू एक दूसरे को देखते हैं। उनके मन में अब भी गुस्सा है। फिर भी दोनों विक्रम की बात मानने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद गोपाल और बिरजू जुड़वापुर की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। रास्ते में भी दोनों एक दूसरे से काफी दूरी बनाकर रखते हैं। तभी उन्हें किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। दोनों डर से कांप जाते हैं। देखा, अकेले जाने में कितना खतरा है। हम इस तरह अलग अलग रहकर कभी उस जादुई गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन वहां पहुंचने के बाद मैं अपनी मर्जी से काम सीखूंगा। चलो, अब देर मत करो। दोनों बात मान जाते हैं और साथ साथ चलना शुरू करते हैं। शाम को गोपाल और बिरजू जुड़वापुर गांव के दरवाजे पर पहुंचते हैं। वहां वो दो एक जैसे दिखने वाले लोगों को साथ खड़ा देखते हैं। वो दोनों चरण और शरण होते हैं। चरण और शरण गोपाल और बिरजू को गांव की तरफ आते हुए देखते हैं और उन्हें रोक देते हैं। हमारे जादुई गांव जुड़वापुर के द्वार पर रुक जाओ। तुम्हारे मन में बहुत अशांति है। हमारे गांव में बिना कारण आना मना है। अरे, आप दोनों तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। आपकी आवाज भी एक जैसी है। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमें आपके गांव के जादू के बारे में पता चला। हम दोनों इस गांव के संरक्षक हैं। यहाँ हर काम पूरी एकता और समझदारी से होता है। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो तुम्हें अंदर आने की अनुमति है। गोपाल और बिरजू दोनों उनकी बात मान जाते हैं।
इसके बाद चरण और शरण उन्हें गांव के अंदर जाने देते हैं। अगले दिन गोपाल और बिरजू चरण और शरण के साथ गांव में उनका काम देखने जाते हैं। वो एक सूत की दुकान के पास रुकते हैं और देखते हैं कि दो जुड़वा बुनकर मिलकर एक कालीन बुन रहे हैं। दोनों आपस में बात नहीं करते, फिर भी उनका तालमेल बिल्कुल सही है। ये तो अद्भुत है। यहाँ दोनों बिना एक शब्द बोले इतना बड़ा और कठिन काम कैसे कर रहे हैं? यही हमारे गांव का असली जादू है गोपाल। यहाँ जब दो लोग एक साथ काम करते हैं तो वो दो अलग दिमाग की तरह नहीं सोचते। क्या इनके बीच कभी कोई मतभेद नहीं होता? जब मन में अहंकार और स्वार्थ होता है तभी मतभेद होता है। जब तुम सामने वाले की कला का सम्मान करोगे तब तुम्हारा काम भी ऐसा ही जादुई हो जाएगा। उन लोगों को बिना एक दूसरे को छोटा समझे साथ काम करते देखकर गोपाल और बिरजू को अचानक शर्म महसूस होती है। इसके बाद वो एक नारियल बेचने वाले के पास जाते हैं। वहाँ जुड़वा भाई साथ मिलकर नारियल बेच रहे होते हैं। एक नारियल काटता है तो दूसरा लोगों को देता है। फिर वो गांव की पाठशाला देखते हैं जहाँ दो जुड़वा महिलाएं जुड़वा बच्चों के समूह को पढ़ा रही होती हैं। एक उन्हें पाठ समझाती है और दूसरी उनके लिए सारी बातें बोर्ड पर लिखती है। इसी तरह वो गांव में कई और जगहों पर जाते हैं जहां जुड़वा भाई बहन मिलकर पूरे तालमेल और अपनापन के साथ काम कर रहे होते हैं। शाम तक जुड़वापुर गांव का तालमेल दिखाने के बाद चरण और शरण गोपाल और बिरजू को एक सिलाई की कार्यशाला में लेकर जाते हैं। जगह साफ सुथरी और व्यवस्थित दिखती है। उनके सामने चमकती हुई जादुई धागे, कपड़े और सुइयां रखी होती हैं। अब तुम्हारी परीक्षा का समय है। मंत्री विक्रम के लिए तुम्हें कुर्ता बनाना है। ये कोई साधारण सामान नहीं है। इसकी खासियत है कि अगर तुम दोनों मिलकर बिना लड़े एक ही सोच के साथ काम करोगे तो ये सुई अपने आप बहुत तेजी से चलेगी। ये तो बहुत कठिन परीक्षा है। हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमसे गलती हो गई तो क्या होगा? अगर तुम इस परीक्षा में असफल रहे तो तुम कभी एक अच्छे कारीगर नहीं बन पाओगे। तुम दोनों को इस कमरे में तब तक रहना होगा जब तक तुम कुर्ता तैयार नहीं कर लेते। इसके बाद चरण और शरण वहाँ से चले जाते हैं और सिलाई की कार्यशाला के दरवाजे बंद कर देते हैं। गोपाल और बिरजू एक दूसरे को देखते हैं। पहले दोनों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो काम शुरू कर देते हैं। गोपाल सिलाई मशीन में सुई लगाता है और कपड़ा काटना शुरू करता है, जबकि बिरजू पहले बाजू बनाना चाहता है। दोनों एक दूसरे से कैंची छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैंची अचानक गर्म हो जाती है और दोनों के हाथ हल्के से जल जाते हैं। कपड़े की चमक चली जाती है। ये तो बहुत गर्म हो गई। बिरजू, तुम फिर से वही कर रहे हो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? तुम हमेशा अपनी चलाते हो। तुम अकेले ही सारे फैसले ले रहे हो। तुम्हारी जिद की वजह से ही धागे का रंग बदल गया। दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। गोपाल कपड़ा छीनता है और अकेले ही सिलाई मशीन पर बैठ जाता है, लेकिन पैडल जरा भी नहीं हिलता। मैं इसे दबा भी नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो हम कल सुबह तक यहीं फंसे रहेंगे। लड़ना बंद करो गोपाल। हमें अपनी इस आदत को छोड़ना ही होगा, वरना हमारी बर्बादी तय है। आखिरकार दोनों तय करते हैं कि एक दूसरे की सुनेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। बिरजू कपड़े को काटने का काम संभालता है, जबकि गोपाल उसे सिलना शुरू करता है। अब मशीन आसानी से चलने लगती है। सारा काम धीरे धीरे एक साथ जुड़ने लगता है। वो मिलकर काम करते करते समय का पता ही नहीं लगाते और उन्हें एहसास ही नहीं होता कि रात हो चुकी है। उनके चेहरे थके हुए दिखते हैं और अब वो झगड़ नहीं रहे हैं। गोपाल उस समय को याद करता है जब उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया था और कैसे बिरजू हमेशा उसकी मदद करता था। बिरजू, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम पर चिल्लाता रहता हूँ। मैंने कभी तुम्हारी कला और तुम्हारे विचारों को समझने की कोशिश ही नहीं की। नहीं गोपाल, गलती मेरी भी है। मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। जब तुम कुछ कहते हो तो मैं सिर्फ अपना अहंकार दिखाने के लिए उल्टा काम करता हूँ।
जब दोनों अपनी गलती मानते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं, तो कपड़े की चमक वापस लौट आती है। शाही कुर्ता फिर से चमकदार और बेहद सुंदर दिखने लगता है। देखो बिरजू, जादू काम कर रहा है। कपड़ा फिर से चमकने लगा है। इसका मतलब है कि हमारे दिल साफ हो गए हैं। हाँ भाई, अब जैसे जुड़वापुर के लोग काम करते हैं वैसे ही हम भी करेंगे। दोनों नई ऊर्जा के साथ फिर से अपने काम में लग जाते हैं। अब वो एक दूसरे पर शक करने के बजाय एक दूसरे की खूबियों की तारीफ करते हैं। इसी तरह काम करते करते रात बीत जाती है। अगली सुबह दरवाजा खुलता है। सामने चरण और शरण खड़े होते हैं। उनके साथ मंत्री विक्रम भी आता है। वो देखते हैं कि गोपाल और बिरजू एक तरफ सो रहे हैं और शाही कुर्ता पुतले पर टंगा हुआ है, जो बेहद सुंदर लग रहा है। चरण और शरण अंदर आते हैं और गोपाल बिरजू को जगाते हैं। ये तो अद्भुत है। ऐसा सुंदर कुर्ता मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। गोपाल, बिरजू, क्या ये सच में तुम दोनों ने ही बनाया है? ये हमारी मेहनत का फल है, लेकिन ये काम हम अकेले नहीं कर पाते। जुड़वापुर के लोगों ने हमें एकता का असली जादू सिखाया है। असली जादू किसी छड़ी या मंत्र में नहीं है। असली जादू दो लोगों के मिलकर एक होने में है। जब हम दोनों ने अपना अहंकार छोड़ दिया तो हमारा काम अपने आप बेहतर हो गया। तुम दोनों इस परीक्षा में पूरी तरह सफल रहे। तुमने हमारे गांव के जादुई रहस्य को जान लिया है। एकता ही सबसे बड़ा जादू है। अब तुम अपने गांव वापस जा सकते हो। विक्रम कुर्ता उठाता है और इनाम के तौर पर सोने के सिक्कों से भरी हुई एक भारी थैली टेबल पर रख देता है। उनका बदला हुआ व्यवहार देखकर विक्रम बहुत प्रभावित दिखता है। गोपाल और बिरजू खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ दिनों बाद गोपाल और बिरजू अब अपनी दुकान साथ मिलकर तालमेल से चलाते हैं। जगह पहले से साफ सुथरी और व्यवस्थित दिखती है और अब वहाँ कहीं भी चिढ़ या गुस्सा नहीं दिखता। बिरजू कपड़े काटने का काम संभालता है, जबकि गोपाल बिना रुके मशीन चलाता है। दुकान गांव वालों से भरी होती है, जो अपने कपड़े सिलवाने आए होते हैं। अब हमारा काम कितना आसान और आनंददायक हो गया है। दुकान में ग्राहकों की लंबी कतारें लगी हैं। जब से हम जुड़वापुर से लौटे हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारे हाथों में भी वही जादू आ गया है। अब हम कभी नहीं लड़ेंगे, मिलकर काम करेंगे और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। दोनों एक दूसरे को सम्मान और दोस्ती भरी नजर से देखते हैं। फिर वो पूरे तालमेल के साथ अपना काम जारी रखते हैं और सुंदर सुंदर कपड़े बनाते हैं। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है।